ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. चैलेंजेस आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे. आपने चुनौतियों की बात की, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे, पर वो पारित न हो सका. देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की. तो इस 3 बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का. लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए. वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब जब संकल्प किया है, और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है. हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए. और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं, तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी. लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं. मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में खड़े हो गए. तो ये टाइमिंग के बारे में कुछ बताएं, इस वक्त लायक क्यों? इलेक्शन के बाद भी आ सकता था. ये ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने इसके लिए 2-3 महीने से तैयारी की है, कोई आज की तैयारी करके नहीं लाया है. और दूसरी बात है कि ये तो स्पष्ट था जब हमारा बिल पास हुआ था उसी समय कि हम 2026 में ही इसके फ्रीजिंग कैपिंग को हटाने के बाद हम लोग करेंगे, और आज वो समय आ गया था. तो मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां ऐसे कई बार चुनाव आते हैं, कई राज्यों के चुनाव होंगे और उस समय पार्लियामेंट भी चलेगा. यूपी का चुनाव होता है उस समय, तो क्या पार्लियामेंट के डिसीजंस नहीं होंगे क्या? ये जो लोग हैं, कितने बार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी असम गई, पुडुचेरी गई, कितना गई? उससे ज्यादा तो कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे गृह मंत्री जी कर रहे हैं. तो अगर उनकी व्यस्तता नजर आती तब ना समझ में आता. वो तो केवल इसको टालना चाहते थे और विषय पे, एजेंडे पे भी डिबेट नहीं कर पा रहे थे. अपोजिशन का कहना यह है कि ये अगर आपको रिजर्वेशन देना है 33%, तो ये दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जितनी सीट अभी है पार्लियामेंट में उसमें दे दीजिए, इसको रोक. इसमें सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन की बात कहां से आ गई? डिलिमिटेशन को लेकर पहले आप है कि डिलिमिटेशन पर गृह मंत्री जी ने हाउस के फ्लोर पे कहा. ये डिलिमिटेशन किसका बनाया हुआ है? ये उन्हीं का बनाया हुआ चीज है. क्या उनको अपने बनाए हुए कानून पे भरोसा नहीं है? क्या उस कानून के, जब उन्होंने अपने समय में किया डिलिमिटेशन, क्या वो कानून के उन मापदंडों में कोई लूप होल था क्या? अगर लूप होल था तो आपने उस समय क्यों नहीं चेक किया? और आज हम कह रहे हैं कि आप ही के बनाए हुए डिलिमिटेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज बढ़ते तो हमारी आधी आबादी को अधिक संख्या में हम हिस्सेदारी दे रहे थे. आज अगर हो जाता तो देश भर के सभी राज्यों में, और 800 से अधिक में, तो 33% उसकी कितनी संख्या में महिलाएं आती. मेरा ये कहना है कि वो जो खेल खेल रहे हैं कि ऑब्वियसली ये अनुपात जब होता तो किसका परेशानी होती. आज हमने साउथ और नॉर्थ की जो खेल उन्होंने खेला, उसको भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जितने बढ़िया से हाउस फोरम पे कहा कि आप आइए ना, हम अमेंडमेंट करके आपको और संतुष्ट करने को तैयार है. लेकिन उनका विषय संतुष्टि नहीं है, उनका नकारात्मक सोच है, और जिस सोच के साथ उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोका. उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन जो है, ये आप इलेक्शन कमीशन और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी से जो आप लोग करेंगे, और ये जेरिमेंडरिंग जो है, ये कहीं ना कहीं वो शक की निगाह से देखते हैं कि कुछ सरकार ऐसा करेगी, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज को बांट लेगी. मेरा ये कहना है कि ये डिलिमिटेशन कानून किसने बनाया?
हमने तो नहीं बनाया, आप ही के समय बना। और इस कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं इसके पूरे फॉर्मूला हैं, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता उसके। फिर वो, और ये पूरे हाउस में आने वाला था, इसमें ऑल पार्टी की कमेटी के मेंबर होते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में कमेटी होती है। ये कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पहले नहीं बना है। पीछे अगर डिलिमिटेशन है तो मैं तो पूछता हूं कि ये आप ही के बनाए हुए कानून पे आपको क्यों सवाल है? तो अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग बढ़ेंगे, निश्चित रूप से समय आने दीजिए, एक बार सेंसस होगा तो फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके बाद सेंसस होगा, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा, ये प्रतिक्रिया रहेगी। ऑब्वियसली जो प्रक्रिया के साथ अब जाना पड़ेगा। हम लोग सोचे थे कि ये समय रहते होगा तो हम समय डिलिमिटेशन भी करेंगे, सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में जो हक मिलना चाहिए वो भी देंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो अधिकार है वो समय पे मिल जाएगा। तो अगर अब ये प्रतिक्रिया अगर आगे बढ़ेगी तो जो 50% ज्यादा सीट देने की बात थी ऐसे राज्यों को जहां पर आबादी कम बढ़ी है, तो उनको ये नहीं मिल पाएगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। तो सेंसस होने के बाद जो उसके पॉपुलेशन के साइज आते हैं और उसके बाद उस अनुपात पर निश्चित। लेकिन ये परिस्थिति किसने पैदा किया? ये परिस्थिति जिस बात की आप चर्चा करी, किसने पैदा किया? आज जब गृह मंत्री जी ने सदन के फोरम में कहा कि हम अभी तय कर देते हैं, तो ये तो उनको स्वागत करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि साउथ के लोगों का हक की मारी भी किसी ने किया तो राहुल गांधी और उनके कुनबा डीएमके लोगों ने मिल के किया। आज साउथ को परेशानी में डालने का काम किसी ने किया है तो वही राहुल गांधी ने किया है।